तो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 100 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा है और इसी दौरान पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल भी हो गए। सरफराज और तालीम पुलिस की गोली से घायल हैं। वो सरफराज की घर की छत थी जहां 22 साल के रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी और वो गोली सरफराज के बंदूक से ही निकली थी जिसने रामगोपाल को गोलियों से छलनी कर दिया था। अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर निहत्थे रामगोपाल को मार डाला था। आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें अब्दुल हमीद और मुख्य आरोपी उसका बेटा सरफराज और उसका भाई फहीम भी पकड़ा गया। ये पूरा परिवार नेपाल भागने की फिराक में था। एनकाउंटर का स्पॉट नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नगर बताया जा रहा है और पुलिस ने मुठभेड़ में सरफराज के साथ 4 नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगी है और अब तक कुल 5 नामजद आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे पहले अब्दुल हमीद के एक और बेटे साहिर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद बाकी गिरफ्तारी आज हुई। सरफराज और तालीम दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है और इसका वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। ये एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो है। आप देखिए गोली से जब घायल हुआ सरफराज और तालीम, उसके बाद का ये वीडियो है। एक बार जरा अप साउंड करके सुनाइए क्या बातचीत हो रही थी उस समय। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। तो आज सुबह ही राम गोपाल को गोली मारने का जो वीडियो एक सामने आया था जिसको हमने आज सुबह में आपको दिखाई भी, उसके बाद हमने लगातार वो वीडियो आपको दिखाया जिसमें कि अब्दुल हमीद की छत पे वो दिखाई दे रहा है। राम गोपाल हरा झंडा उठाता हुआ दिख रहा है जब उसे दूर से गोली मारी गई। गोली उसके सीने में लगती है और वो मुंह के बल गिर जाता है। वो तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अब से थोड़ी देर पहले हुई। वीडियो में जब राम गोपाल मिश्रा को जब गोली लगती है तो किसी बच्चे की भी एक आवाज वहां सुनाई देती है जो संभवतः वहां वीडियो जो बना रहे थे उसके पास ही खड़ा होगा वो बच्चा, और वो आवाज आती है कि मर गया भाग भाग, इस तरह की आवाज आती है। तो एक और वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि अब्दुल का बेटा जो है वो सरफराज उसी ने गोली चलाई थी जो कि आज एनकाउंटर में घायल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सफेद शर्ट में बंदूक लिए जो शख्स दिख रहा है वही सरफराज था जिसने गोलियां बरसाई थी और उसी की गोली से राम गोपाल की जान गई थी। आज सरफराज जो पुलिस एनकाउंटर में है वो घायल हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे हुआ ये सब वाकया जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में भी आपने जब हमने अभी आवाज आपको सुनाई तो वहां क्या बातचीत हो रही है पुलिस वालों के साथ, उससे आपने अंदाजा लगाया होगा। असल में वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सरफराज ने एक तरीके से जो पुलिस से बातचीत हो रही है उसमें स्पष्ट होता है कि पुलिस जब उसको लेकर गई थी वहां असला बरामद करने के लिए, उसी समय एक घटना हुई और उसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसके पहले सरफराज का पूरा परिवार जो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसमें शामिल था। विसर्जन के दौरान कहा जा रहा है कि इसी का परिवार और बाकी लोगों ने जुलूस पर पत्थर बरसाए और फिर रामगोपाल मिश्रा को घेर कर मार डाला था। इसीलिए जब रामगोपाल का परिवार सीएम योगी से मिला तब परिवार ने एक ही मांग की थी कि रामगोपाल के हत्यारों को छोड़ना नहीं और उसकी किसी भी तरीके से उसे इंसाफ मिलना चाहिए रामगोपाल। सीएम योगी ने भी वादा किया था कि हर आरोपी पकड़ा जाएगा और हम इसमें इंसाफ जल्द से जल्द करेंगे। और आज पुलिस बता रही है कि सरफराज और बाकी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बिना एक भी गोली चलाए वो पकड़े गए थे, लेकिन जब पुलिस मर्डर के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए उनको लेकर पहुंची तो उन्हीं हथियारों से इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की और जैसा कि आपने जो आपस में बातचीत हो रही थी उसमें स्पष्ट तरीके से सुना कि उन्होंने कहा कि हम सोचे कि हम
फायरिंग करके और भाग निकलेंगे, हम भाग जाना चाहते थे इसलिए हमने फायरिंग की। तो इसके जवाब में एक तरीके से पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें कि ये दोनों घायल हुए हैं। यानी पहले तो इन्होंने रामगोपाल की जान ली और फिर बहराइच में इसी करतूत की वजह से हिंसा भड़की और आज फिर इन्होंने पुलिस पर हमला किया। लेकिन जब पुलिस ने आत्मरक्षा में इन पर गोलियां चलाई तो इन्हें गोली लगी और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, एक तरीके से इनको अस्पताल भेजा गया। लेकिन सोचिए कि ये सारी चीजें जब आप इस पूरे घटना को देखते हैं और जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह के बयान हैं, एकदम स्पष्ट है। जो पुलिस और सरफराज और उसके भाई के बीच में बातचीत हो रही है उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि वो पुलिस पर इसलिए गोली चला रहे थे कि वो किसी तरीके से वहां से भाग निकले और इसी क्रम में एनकाउंटर में उनको गोली लगी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन है वो इसमें देखने लायक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जब हमारे चैनल पर जुड़े इस घटना के बाद तो उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई आतंकवादी था तो रामगोपाल था, क्योंकि वो दूसरे की घर की छत पर चढ़ गया। असल में दोष मनोज यादव का नहीं है, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो इनकी टॉप लीडरशिप बोलती आ रही। याद कीजिए कि बहराइच की घटना को लेकर अखिलेश ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस को देखना चाहिए था कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, नारे क्या लग रहे थे। अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विसर्जन जुलूस में भड़काने वाली नारेबाजी और भड़काऊ गाना बजाना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कह पाते कि विसर्जन जुलूस पर पत्थर बरसाना भी गलत है। और जुलूस का वीडियो इस बात का गवाह है, सबूत है कि पहले जुलूस पर पत्थर बरसाए गए जिसके बाद लोग भड़क गए और उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई। अखिलेश बहुत चालाकी से बात गोल कर जाते हैं और यही पॉलिटिक्स। और इसी तर्ज पर आज रामगोपाल के हत्यारे सरफराज के एनकाउंटर के बाद यूपी का पूरा विपक्ष एक सुर में योगी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। एक बार जरा सुनिए उनको। जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। तो सरफराज को गोली लगने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों छटपटा रहे हैं। और ये क्यों छटपटा रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इस एनकाउंटर के बहाने विपक्ष का एक सूत्रीय एजेंडा यह है कि देश और दुनिया के सामने साबित कर दिया जाए कि यूपी की योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। विपक्ष साबित करने में तुला हुआ है कि बहराइच की हिंसा में मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी शामिल थे, लेकिन योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही। बहराइच में शासन प्रशासन के एक्शन को विपक्ष ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि असल हिंसा की जड़ रामगोपाल था, अब्दुल का परिवार नहीं। लेकिन इसी विपक्ष के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अब्दुल के छत पर रामगोपाल के चढ़ने के पहले क्या हुआ, कैसे देवी दुर्गा की प्रतिमा को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, पत्थर बरसाए थे। उन सारी तस्वीरों की ओर तो विपक्ष देखना भी नहीं चाहता। उसे दिख रहा है तो सिर्फ ये दिख रहा है कि अब्दुल की छत पर रामगोपाल चढ़ा और उसने झंडे हटाए। उसे ये नहीं दिख रहा कि रामगोपाल पर गोलियां सरफराज ने बरसाई। विपक्ष को यह भी सुनाई नहीं दे रहा कि रामगोपाल पर कैसे गोली चलाई गई। उसे सुनाई दे रहा है तो सिर्फ एक कि नारे क्या लगाए गए। विपक्ष को यह तो दिख रहा है कि पुलिस ने सरफराज को गोली मार दी, लेकिन विपक्ष को यह नहीं दिख रहा
कि यही वो पुलिस थी जिसने हिंसा पर उतारू भीड़, जिसमें कि हिंदू भी शामिल थे, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिव कट्टरपंथियों का एक बड़ा सिंडिकेट इसी मुहिम में जुटा हुआ है कि बहराइच मामले को लेकर सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, जबकि इस मामले में पुलिस का हर एक एक्शन, योगी सरकार का हर एक फैसला फेक नैरेटिव चलाने वालों की पोल खोल रहा है। आज यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की नाकामी की वजह से बहराइच में हालात बिगड़े और लेकिन वो एसटीएफ चीफ और यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की बहराइच वाली जो वीडियो है, संभवतः ये वीडियो नहीं देख रहे। ये पुलिस का एक्शन नहीं है क्या? क्या यह हिंसा रोकने के लिए पुलिस के एक्शन का सबूत नहीं है क्या? क्योंकि जिस भीड़ को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो राम गोपाल की हत्या के बाद एक उग्र भीड़ थी, हिंदुओं की भीड़। एक और महत्वपूर्ण बात, राम गोपाल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक सनसनी फैली कि राम गोपाल के साथ बर्बरता की गई, उसे 30 से ज्यादा गोलियां मारी गई और तो और मारने के पहले उसके नाखून उखाड़ लिए गए, शव के साथ बेरहमी की गई। अगर योगी सरकार का मकसद हिंसा को और भड़काना ही होता या प्रशासन अगर इतनी ही पक्षपाती तौर पे काम कर रही थी, अगर पक्षपातपूर्ण रवैया था प्रशासन का, तो आक्रोशित लोगों को अगर उनको एक तरीके से खुली छूट देना होता तो योगी सरकार ने इस खबर को खारिज नहीं किया होता। लेकिन आपको बताऊं कि जिले के सीएमओ ने बाकायदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस नोट जारी करके कहा कि जो ये सोशल मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये बातें जो कही जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से साफ साफ बताया गया कि राम गोपाल के साथ नाखून उखाड़ने जैसी कोई हैवानियत नहीं की गई। यानी ये स्पष्ट है कि योगी सरकार की मंशा हिंसा को बढ़ावा देना नहीं, उसको रोकना है। हिंसा रोकने के मकसद से दुनिया के सामने सच्चाई लाई गई ताकि लोगों की भावनाएं और न भड़के, लेकिन इस सच की तरफ कोई देखना नहीं चाहता क्योंकि इनका एजेंडा एकदम क्लियर है, बहराइच हिंसा के बहाने वोटों की खेती करना। और इसीलिए बार बार वही फैक्ट्स दोहराए जा रहे हैं या वही बातें सिर्फ आगे बढ़ाई जा रही है जिससे कि एक तरफ का नैरेटिव आगे बढ़ता है। हिंसा रोकने वाली, दंगा रोकने वाली, राम गोपाल के हत्यारे को पकड़ने वाली पुलिस आज योगी की सियासी विरोधियों के निशाने पर है। योगी सरकार निशाने पर है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि बहराइच की हिंसा में सिर्फ एक जान गई और वो भी सरफराज की बंदूक से निकली गोली से। उसके बाद आक्रोशित भीड़ को योगी की पुलिस ने रोका, किसी दूसरे आदमी की जान नहीं गई बदले की कार्रवाई में। आक्रोश के बाद बात सिर्फ उत्पात पर आकर खत्म हो गई और एक तरीके से विरोध प्रदर्शन पर आकर खत्म हो गई, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। और लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अगर इसके पहले के जो अगर आप सालों को देखेंगे, दूसरी सरकारों का शासनकाल देखेंगे, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं एक बड़े दंगे में तब्दील हो जाया करती थी। एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच यानी योगी के पहले कार्यकाल में यूपी में सांप्रदायिक दंगों में 97% की कमी आई। 2018, 19 और 2020 में दो मजहबों के बीच कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और इन्हीं आंकड़ों को लेकर ही सीएम योगी खुले मंचों से राज्य को दंगा मुक्त करने की बात करते हैं। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान यानी कि 2012 से 2016 के बीच एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सोचिए, 5 साल से कम में 4 साल में 815 दंगे, और उसके बाद का हमने आपको आंकड़ा बताया ही, और इसमें 192 लोगों की जान गई थी। अखिलेश यादव से पहले राज्य में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर मायावती थी 2007 से 2012 के बीच। इस दौरान यानी कि 7 से 11 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 616 घटनाएं हुई थी
और इसमें भी 121 लोगों की जान गई थी। लेकिन माहौल अब ऐसा बनाया जा रहा है जैसे योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम है और बहराइच जैसी हिंसा आए दिन हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि कहीं ये विपक्ष इस बात का अफसोस तो नहीं कर रहा कि बहराइच में दंगा नहीं हो पाया और उस पर सियासत करने का मौका उसे ठीक से नहीं मिल पाया। यह भी एक सोचने वाली बात है। तो देश का मूड